भिखमंगो और हिजड़ों वाली बातें मत करो। तुम राणा की संतानें हो। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तुम रानी झांसी की संतानें हो। ये क्या भिखमंगो जैसी बातें जो तुम करते थे, यही तुमने किया था रॉबर्ट क्लाइव से। बाबूजी राजा कैसे बने, कब्जा कर लिया था तुम्हारे देश पर। हिजड़े और भिखमंगो जैसी बातें मत करो। अब आज अमेरिका के लिए हिंदुस्तान एक बहुत प्रिय जगह है। क्यों? एक आईफोन 16 लॉन्च करता है अमेरिका और भारत में भगदड़ मच जाती है खरीदने के लिए। बोले अभी तो योर हाइनेस मुगल भी बचे मारे। बोले भगाओ यार मुगल को। अवध किसके पास है? अरे बोले वो नवाबों का है। बोले हटाओ यार। वो पंजाब? बोले पंजाब में यार हम केयर टेकर आ रहे। बोले सब क्या रायता फैलाओ केयर टेकर होकर, सब सीधे अपने कब्जे में लो। पॉलिटी इज द गार्डियन ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था को कौन देगा एश्योरेंस, आश्वासन कौन देगा? राज्य देगा। अब वो समय आ गया जब भारत पर सीधा कब्जे का समय, जिससे कि भारत सरकार विदेशी इन्वेस्टरों को आश्वासन दे सके। गारंटी का नेचुरल हायर, प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है तो आपका राज्य स्वतः ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो जाएगा। तो पंजाबी को व्यापारी भी होना है और पंजाबी को योद्धा भी होना है, क्योंकि जो दरवाजा पंजाब का सिल्क रूट में जाके मिलता है वही दरवाजा अफगानिस्तान में भी खुलता है। पाकिस्तान तो हमारा हिस्सा है। जिसके पास अंतर्दृष्टि है वो महान है, यही सूत्र है। और अंतर्दृष्टि को डेवलप करने का सबसे सशक्त माध्यम है शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन नौकरी के लिए नहीं है मेरे भाई। कोहिनूर के बारे में कहा जाता है कि जिसके पास रहता है वो तबाह हो जाता है। अफगानियों के पास था, मुगलों के पास था, मुगल तबाह हुए। फिर अफगानियों के पास चला गया, अफगानी भी तबाह हो गए। पंजाब के पास आया, रंजीत सिंह का परिवार तबाह हो गया। अब भगवान के आशीर्वाद से अंग्रेजों के पास है। जय हिंद फ्रेंड्स। रॉबर्ट क्लाइव, इसने ब्रिटिश रूल की नींव रखी, फाउंडेशन। ये हमने डिस्कस किया कि रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश रूल की नींव रखी भारत में। इस नींव को मजबूत दो लोगों ने किया। द फाउंडेशन वॉज स्ट्रेंथेन्ड बाय टू पीपल, वॉरेन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस। नींव पे जो महल बनाया, पैलेस वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय वेलेस्ली एंड लॉर्ड हेस्टिंग। और इस पैलेस को सजाया किसने? डलहौजी ने। और यहीं पर आकर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का चक्र पूरा हुआ। और यहीं पर आकर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का द साइकिल ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म कंप्लीटेड। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। तो who laid down the foundation of British rule in India? Robert Clive. Robert Clive laid down the foundation of British rule in India. Who strengthened the foundation? किसने इस फाउंडेशन को मजबूत किया? वॉरेन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस ने। इस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर महल किसने बनाया? वेलेस्ली और लॉर्ड हेस्टिंग ने। और उस महल को सुंदर किसने किया, भव्यता किसने दी? डलहौजी ने। ये डायग्राम बना लिया। राजा बनने का राज सिर्फ हिजड़े पूछते हैं, इसलिए राजा बनने का राज मत पूछो। जंगल में किसी शेर ने कभी नहीं पूछा कि राजा कैसे बना जाता है। भिखमंगे पूछते हैं अमीर कैसा बना जाता है, हिजड़े पूछते हैं राजा कैसे बना जाता है। मीर जाफर मत बनो, थोड़ा बाहर जाओ, बाहर आओ, जागो इससे। भिखमंगों और हिजड़ों वाली बातें मत करो। तुम राणा की संतानें हो। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तुम रानी झांसी की संतानें हो। ये क्या भिखमंगों जैसी बातें जो तुम करते थे, यही तुमने किया था रॉबर्ट क्लाइव से। बाबूजी राजा कैसे बने, कब्जा कर लिया था तुम्हारे देश पर। हिजड़े और भिखमंगों जैसी बातें मत करो। कुछ हिजड़ों ने अंग्रेजों से कहा था कि साहब हमको राजा बना दीजिए, और पूरे देश पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो भिखमंगे और हिजड़ों वाली बातें मत करो। इस पूरे डायग्राम को बनाओ। अब आज जो हमें डिस्कशन करना है वो है डलहौजी, बहुत इंपॉर्टेंट। 1848 से 1856 फॉर्मूला मैं तुम्हें बता ही चुका हूं, P इज इक्वल टू P। पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। नीति जो है वो प्राथमिकता पर निर्भर करती है। पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी।
जो व्यक्ति और जो राजा इस सिद्धांत पर काम करेगा, यानी नीति कैसी बनाएगा, प्राथमिकता के अनुसार, वो उलझ ही नहीं सकता, परेशान ही नहीं हो सकता। तो पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। अब ये ईयर देखो, वर्ष 1848। इतिहास में समय का बड़ा महत्व है। एक समय पर कई घटनाएं घटती हैं और उन सारी घटनाओं का एक दूसरे से कभी कभी अंतर संबंध होता है। 1848 बड़ा प्यारा समय। 1848 1750 बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। 1750 ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति। 1850 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एट इट्स पीक, चरम पे पहुंच गई औद्योगिक क्रांति। 100 साल हो गए, 100 years। 1750 बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। 1750 में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, और 1850 में औद्योगिक क्रांति अपने चरमोत्कर्ष पर। अब क्या हुआ? अब ब्रिटेन में दो घटनाएं घटी। पहली घटना, श्रम महंगा हो गया। श्रम, लेबर बिकेम कॉस्टली। चाइना में देखो, आज लेबर कॉस्टली हो गया, श्रम महंगा हो गया। और दूसरा, इंटरनल मार्केट गॉट एग्जॉस्टेड। इंटरनल मार्केट, आंतरिक बाजार एग्जॉस्ट हो गया। आज जो हाल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, वही हाल ब्रिटेन का था 1850 में। लेबर महंगा हो गया, श्रम महंगा हो गया और आंतरिक बाजार एग्जॉस्ट हो गया। अब आज अमेरिका के लिए हिंदुस्तान एक बहुत प्रिय जगह है। क्यों? एक आईफोन 16 लॉन्च करता है अमेरिका और भारत में भगदड़ मच जाती है खरीदने के लिए। आज भारत अमेरिका की सबसे बड़ी, अमेरिकन कंपनियों की सबसे बड़ा बाजार है भारत। आज भारत अमेरिका की कंपनियों के लिए सबसे बड़ा बाजार है, अमेरिका की कंपनियों के लिए सबसे बड़ा बाजार है। कहने की जरूरत ही नहीं, अभी आईफोन 16 लॉन्च हुआ, तुमने देखा। ऐसे ही 1850 में भारत एक बड़ा बाजार था ब्रिटेन के लिए। क्यों? ऐसा क्या है भारत में? तीन चीजें हैं भारत में, तीन चीजें। पहला, कच्चा माल, रॉ मटेरियल। दूसरा, चीप लेबर, सस्ता श्रम। और चौथा, तीसरा, बाजार, मार्केट। भारत के पास तीन ऐसी चीजें हैं जो उद्योगों के लिए वरदान है। हैं? तीन। भारत के पास क्या है? कच्चा माल है, रॉ मटेरियल। भारत के पास क्या है? चीप लेबर है। भारत के पास क्या है? बाजार है। और अब ब्रिटिश कैपिटलिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, ब्रिटिश कैपिटलिस्ट, पूंजीपति और उद्योगपति, भारत में निवेश करना चाहते थे। 1850 भारत, ब्रिटेन के पूंजीपति और उद्योगपति भारत में निवेश करना चाहते थे। 1850 जो आज भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए है, वही 1850 का भारत ब्रिटेन के लिए था। तीन चीजों का क्षेत्र, कच्चा माल, सस्ता श्रम और बाजार। ब्रिटिश कैपिटलिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वांटेड इन्वेस्टमेंट। कहां? भारत में।
ब्रिटिश कैपिटलिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वांटेड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। यानी अब डलहौजी को, भारत को किसके लिए तैयार करना होगा? विदेशी निवेश के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। बस यही एक लाइन अपनी सबकॉन्शियस में सेव कर लो कि जब डलहौजी भारत आया, चाचा ध्यान दे चाचा, सोने की जरूरत नहीं है। जब डलहौजी भारत आया तो उसके सामने प्राथमिकता क्या थी? कि भारत को तैयार करना है। किसके लिए? विदेशी निवेश के लिए। इस पूरे लाइन को लिख कर इनबॉक्स कर लो। पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। अब उसकी सारी नीति इसी लाइन के चारों तरफ घूमेगी। लिख लो, व्हेन डलहौजी अराइव्ड इन इंडिया, द मेन टारगेट ऑफ डलहौजी वाज टू प्रिपेयर इंडिया फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसको लिख के और पूरी लाइन को इनबॉक्स कर लो। व्हेन डलहौजी अराइव्ड इन इंडिया, व्हेन डलहौजी अराइव्ड इन इंडिया, Dalhousie arrived in India, his main objective was to prepare India for foreign investment। इसको पूरा ऐसे लिखकर, पूरी लाइन लिखकर ऐसे इनबॉक्स कर लो और स्टार बना लो। ये उसकी प्रायोरिटी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो उसकी सारी पॉलिसी इसी के चारों तरफ घूमेगी। जब डलहौजी भारत आया तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत को विदेशी निवेश के लिए तैयार करना। भारत को विदेशी, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। नीति किस पर निर्भर करेगी? प्राथमिकता पर। और डलहौजी की प्राथमिकता क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश। तो उसकी सारी नीति इसी के चारों तरफ घूमेगी। बस हो गया तैयार। रटना नहीं है बाबूजी। तुमने पढ़ाई को श्राप मान लिया, अभिशाप, दबाव, बर्डन। पढ़ाई का काम है अंदर की आंख को खोलना, अंतर्दृष्टि। डॉक्टर अंबेडकर, अब्राहम लिंकन, नेपोलियन, महात्मा गांधी, किसी भी महान आदमी को उठा लो, किसी भी, सब में एक चीज कॉमन है, अंतर्दृष्टि। तुमने देखा, तुम्हें समझ में आ गई बात। चतुर्लिंगम मॉडल पर नहीं जीना है, रटना नहीं है। पहला काम क्या करेगा वो? सबसे पहला काम करेगा, he will try to take entire Indian subcontinent under the direct control of British rule। पहला काम, पूरे भारत पर सीधा कब्जा। पूरे भारत पर सीधा कब्जा। आप पर्दे के पीछे से शासन नहीं करना है। ये मुगल शासक, योर हाइनेस, ये राजे महाराजे, इनको खत्म करो। कौन गारंटी लेगा ब्रिटिश फॉरेन इन्वेस्टमेंट की? जब विदेशी इन्वेस्टर यहां इन्वेस्ट करेंगे, कौन गारंटी लेगा? तो जितने राजा महाराजा हैं, इनको खत्म करो। अब प्राथमिकता क्या पैदा हुई? भारत पर सीधे कब्जे की। डलहौजी ने कहा एकदम करेंगे सीधा कब्जा यार। भाई कोई भी अपना पैसा लगाएगा तो गारंटी मांगेगा ना कि किसका शासन है भैया। बोले अभी तो योर हाइनेस मुगल भी बचे मारे। बोले भगाओ यार उगल मुगल को। अवध किसके पास है? अरे बोले वो नवाबों का। अरे बोले हटाओ यार। ओ पंजाब, बोले पंजाब में यार हम केयर टेकर। अरे बोले सब क्या रायता फैलाओ केयर टेकर होकर, सब सीधे अपने कब्जे में लो। पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था को कौन देगा एश्योरेंस, आश्वासन कौन देगा? राज्य देगा।
अब वो समय आ गया जब भारत पर सीधा कब्जे का समय, जिससे कि भारत सरकार विदेशी इन्वेस्टरों को आश्वासन दे सके, गारंटी। अरे डलहौजी ने कहा यार, तो पहला काम क्या किया उसने, ये अब सीधा कब्जे के लिए पहला काम क्या किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो मैंने तुमसे क्या बताया कि भारत को 3 फॉर्मूले से कब्जा किया अंग्रेजों ने। अभी एक भारत के महान विद्वान को मैं सुन रहा था, बड़े महान विद्वान है, बोले अंग्रेजों ने हमें जो है मुगलों से बचाया। वाह, 1757 का 70 का अकाल नहीं पड़ा। ठीक है, कोई बात कहनी है, पर कुछ भी मत कहो यार। जो तबाही मचाई अंग्रेजों ने 1757 से 1857, उस हिस्ट्री को जिस दिन पढ़ोगे ना, कभी वो किताब पढ़ लो आनंद मठ, कभी एक नॉवेल पढ़ लो नील दर्पण में उपलब्ध है, कभी पढ़ लो यार, कभी खुद भी पढ़ लो कि पता तो चले कि हुआ क्या था। तो पहला भारत को अंग्रेजों ने आर्मी से कब्जा नहीं किया, 3 फॉर्मूले से कब्जा किया। पहला फॉर्मूला किंग मेकर, सारे निकम्मों को राजा बनाया। दूसरा फॉर्मूला सब्सिडियरी अलायंस, निकम्मों को डराकर अपने कब्जे में ले लिया। और तीसरा फॉर्मूला, बोले इतने निकम्मे हो कि बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे हो, चलो नीचे उतरो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अगर आपका नेचुरल हायर नहीं है, प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है, नेचुरल हायर, अगर आपका नेचुरल हायर प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है, तो आपका राज्य स्वतः ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो जाएगा। सतारा के अप्पा साहिब, संभलपुर नारायण सिंह, झांसी गंगाधर राव, नागपुर रघुजी थर्ड, ये सब इस सिद्धांत का शिकार हुए। सतारा, संभलपुर, झांसी, नागपुर एटसेट्रा, ये सब इस चीज का शिकार हुए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। फिर दूसरा कदम उसने क्या उठाया, एंड ऑफ पेंशन एंड टाइटल्स, उपाधि और पेंशनों का अंत कर दिया। किसका पेंशन खत्म किया, कर्नाटक का, तंजौर का, वेलेस्ली ने इन सबको पेंशन दिया था। और पेशवा का, पेशवा बाजीराव सेकंड को बोला कि वो तुम्हारे जो बेटे हैं नाना साहेब, वो दत्तक पुत्र हैं, अडॉप्टेड बेटे को पेंशन नहीं मिलेगी। इन सब की पेंशन खत्म हो गई, कर्नाटक की पेंशन खत्म, तंजौर की पेंशन खत्म, पेशवा की। मुगल सम्राट, मुगल एम्परर अब सिर्फ प्रिंस के तहत जाने जाएंगे। माय लॉर्ड, योर हाइनेस खत्म। तो पहला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दूसरा एंड ऑफ पेंशन एंड टाइटल्स। बोला निकल लो, अब जाओ यार। अब वो बात दिमाग में रखनी है, भारत को तैयार करना है किसके लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल पॉलिसीज, रिफॉर्म्स नहीं, पॉलिटिकल पॉलिसीज टू प्रिपेयर इंडिया फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। निकम्मों से गद्दियां छीन ली, वही थे। ऐसे ही पढ़ेंगे रात में 9 बजे 10 बजे, और पढ़ते पढ़ते ध्यान करो 10 मिनट। पढ़ने के बाद माता पिता को प्रणाम करो, पैर छुओ उनका,
और एक पॉजिटिव भाव से सोने चले जाओ। ना पेंशन और टाइटल को खत्म कर दिया। तीसरा, डायरेक्ट वॉर, सीधा युद्ध। किसके खिलाफ? पंजाब के खिलाफ। डायरेक्ट युद्ध, सीधा युद्ध। और पंजाब में फर्स्ट सिख स्टेट की स्थापना की रंजीत सिंह ने। फर्स्ट सिख स्टेट की स्थापना की रंजीत सिंह। तो थोड़ा सा रंजीत सिंह के बारे में पढ़ लिया जाए और पहला एंग्लो सिख वॉर के बारे में देख लिया जाए। पंजाब, द फर्स्ट सिख स्टेट एस्टैब्लिश्ड बाय रंजीत सिंह। तो हमने बंगाल पढ़ा, हमने मैसूर पढ़ा, मराठा पढ़ा और पंजाब। बड़ा खतरनाक इतिहास रहा पंजाब का। और पंजाब के आदमी को हमेशा खतरों का सामना करना पड़ता है, हमेशा। पंजाब को लाभ भी बहुत है, उत्तरापथ पे पड़ता है पंजाब। तो पंजाब से एक दरवाजा खुलता है खैबर पास होते हुए सिल्क रूट पे। तो पंजाबी को व्यापारी भी होना है और पंजाबी को योद्धा भी होना है, क्योंकि जो दरवाजा पंजाब का सिल्क रूट में जाके मिलता है वही दरवाजा अफगानिस्तान में भी खुलता है। पाकिस्तान तो हमारा हिस्सा है। हम नाहक में कहते रहे कि कश्मीर हमारा हिस्सा, कश्मीर हमारा हिस्सा है। बेसिकली हमारा हिस्सा है पाकिस्तान। कभी कभी कहते हैं ना, कुछ गलत बातें आपको बता दी जाती हैं और आप उनको जीवन भर प्रचारित करते हो। कश्मीर हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान। इन अंग्रेजों की बदतमीजियों की वजह से उसको हमसे अलग होना पड़ा। भारत का अहम हिस्सा है पाकिस्तान। तो पंजाब के साथ एक बहुत बड़ा फायदा है और पंजाब के साथ एक बहुत बड़ा नुकसान है। और पंजाबी को दो चीजें होना पड़ता है। एक तो पंजाबी को व्यापारी होना पड़ता है, क्योंकि पंजाब से ही उत्तरापथ गुजरता है, नॉर्दर्न पाथ, और सीधे जाके सिल्क रूट में मिलता है। तो पंजाबी बाय नेचर व्यापारी होगा। और पंजाब का एक दरवाजा खुलता है अफगानिस्तान की तरफ, तो पंजाबी बाय नेचर योद्धा होगा। तो ये दोनों नहीं होगा तो मारा जाएगा। और 1739 के बाद, 1739 के बाद पंजाब को बहुत बुरे दिन देखने पड़े, बहुत बुरे दिन। नादिर शाह, वो भी पंजाब के रास्ते दिल्ली आया। नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली, वो तो कितनी बार आया भारत। जब भी दिल्ली आया लूटने, पंजाब होते हुए आया। बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी पंजाबियों को, बड़ा युद्ध करना पड़ा। राखी प्रथा विकसित हुई, फिर मिसल विकसित हुआ। मिसल, राखी जो प्रथा थी उसी का आउटकम था मिसल। पूरा पंजाब प्रांत 12 मिसलों में बट गया। हर एरिया की सुरक्षा का दायित्व तो एक मिसल के पास होता था। अब दिल्ली भी अनाथ थी और अब्दाली के बाद अफगानिस्तान भी अनाथ था। 1739 के बाद दिल्ली अनाथ और अब्दाली के बाद अफगानिस्तान अनाथ। 1739 के बाद दिल्ली अनाथ, मुगल खत्म, और अब्दाली के बाद अफगानिस्तान अनाथ, सिविल वॉर हो गया। अब मिसलों को शांति मिल गई क्योंकि दोनों तरफ अनाथ हो गए, तो पंजाब को थोड़ा शांति मिली। जब पंजाब को थोड़ा शांति मिली तो ये मिसल जो थी 12 मिसलें, ये आपस में लड़ने लगी। जैसे यही भारतीय आजादी की लड़ाई में सब एक हो गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, ब्राह्मण, सब। जब अंग्रेज चले गए, अब ये आपस में लड़ने लगे हैं
कि मजा नहीं आ रहा है, 70-80 साल हो गया, कोई विदेशी आ ही नहीं रहा है, हम ही लोग की किस्मत खराब है कि कोई विदेशी ही नहीं आ रहा है। पहले विदेशियों का कब्जा होता था, अब विदेशी आ ही नहीं रहे। तो जब दिल्ली और अफगानिस्तान अनाथ हो गया तो ये 12 मिसलें जो थी पंजाब में, जो अलग अलग क्षेत्रों की सुरक्षा में जुटी हुई थी, ये आपस में लड़ने लगी। और इन्हीं 12 मिसलों में एक मिसल थी सुकर चकिया मिसल, सुकर चकिया मिसल। और इस मिसल में सरदार महान सिंह के घर में एक लड़का पैदा हुआ 1780 में, रंजीत सिंह। बहुत ही योग्य शासक, इंसाइट वाला आदमी। जिसके पास इंसाइट है वो महान है, जिसके पास अंतर्दृष्टि है वो महान है। यही सूत्र है। और अंतर्दृष्टि को डेवलप करने का सबसे सशक्त माध्यम है शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन नौकरी के लिए नहीं है मेरे भाई। कबीर पूरी दुनिया पढ़ पढ़ के मरी जा रही है कबीर को। क्या है कबीर के पास? अंतर्दृष्टि है, देख रहे हैं और समझ रहे हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं। आज का समाज संघर्ष से डरने लगा, संघर्ष से भागने लगा। और बिना संघर्ष के कुछ मिलेगा नहीं, चांस ही नहीं है। एमबीए कर लो, एमसीए कर लो, आईएएस कर लो, पीसीएस कर लो, एमपी बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, नेपाल के राजा बन जाओ, भूटान के राजा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतनी लग्जरी मिल गई लोगों को, सारी सुविधाएं मिल गई और दिमाग ब्लॉक हो गया। सारी सुविधा के बाद दिमाग ब्लॉक हो गया। इंसाइट वाला 1780 रंजीत सिंह। और 1792 से लेकर 1797 जो स्थिति और अकबर ने फेस की, पेटीकोट गवर्नमेंट, वही स्थिति इस आदमी ने फेस की 12 साल की उम्र में। काउंसिल ऑफ रीजेंसी, पिता की डेथ हो गई तो 1792 से 97 काउंसिल ऑफ रीजेंसी। रंजीत सिंह की माता जी, इनकी मदर इन लॉ, इन सब मिलके राज्य को चलाती थी और ये आदमी गद्दी पर बैठा हुआ था। 97 में इसने 1797 में काउंसिल ऑफ रीजेंसी को उठाकर फेंक दिया, खत्म। और वहीं से पंजाब के इतिहास की एक नई शुरुआत हुई। 98 में, 1798 में इस आदमी को लाहौर मिल गया। सबसे पहला काम जो इस आदमी ने किया, 1798 में लाहौर मिला। कैसे मिला? डिप्लोमेसी से। लाहौर गिफ्ट में मिला, तोहफे में। 1798 में इस आदमी को लाहौर मिल गया डिप्लोमेसी से, तोहफे में। अफगानिस्तान का शासक था जमन शाह, तो जब वो वापस जा रहा था पंजाब से तो उसकी कुछ तोपें ब्यास नदी में गिर गई थी। रंजीत सिंह ने निकाल के भिजवा दी कि अंकल आपकी तोप गिर गई थी। अरे बोले वाह बेटा, तुम तो बड़े अच्छे लड़के हो, तुमने हमारी तोप वापस भिजवाई, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लाहौर तुम अपने पास रखो। 1798 में लाहौर कब्जे में। अब मोदी जी यूपी में जाके किसी एमएलए को कोई गिफ्ट दे दें तो उस एमएलए का कद तो यूपी में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 12 मिसलों में रंजीत सिंह का कद बहुत बड़ा हो गया कि अरे भैया, जमन शाह अफगानिस्तान के शासक रंजीत सिंह को बहुत मानते हैं, लाहौर दे दिया। और इसी उत्साह में लाहौर मिलने से कद बढ़ा, और जब कद बढ़ा तो इसी उत्साह में 1805 में अमृतसर को कब्जा कर लिया। 1805 भांगी मिसल से अमृतसर कब्जा कर लिया। अमृतसर पर कब्जा, भांगी मिसल यहां पर थी, उससे कब्जा कर लिया।
तो 1798 में लाहौर, 1805 में अमृतसर पे कब्जा, डोगराओं से अच्छा संबंध, तो 1820 के बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख, 1834 तक जम्मू कश्मीर लद्दाख, और 1834 में गोरखाओं की मदद से पेशावर। और इस प्रकार रणजीत सिंह ने जो सबसे पहला काम किया वो था कि पंजाब को क्या दिया? टेरिटोरियल आइडेंटिटी। पहला काम उस आदमी ने किया कि टेरिटोरियल आइडेंटिटी दिया। भाई जब तुम कोई राज्य कहते हो तो उसकी सीमाएं होनी चाहिए ना, तो कहां है सीमा? ये सबसे पहला काम रणजीत सिंह का, टेरिटोरियल आइडेंटिटी। सबसे पहला काम टेरिटोरियल आइडेंटिटी। फिर अब राज्य चलाना है, अब राज्य अगर चलाना है तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कुछ सूत्र हैं, उनको अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो मारे जाओगे। अगर परिवार को मजबूत बनाना है तो पहले आर्थिक मजबूती ले आओ, अगर राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो पहले आर्थिक मजबूती ले आओ। आईफोन 16 खरीदने के लिए मारामारी हो रही है। आईफोन 16 खरीदने के लिए मारामारी हो रही है। लखनऊ में एक डिलीवरी बॉय की हत्या। किसी भी राष्ट्र को अगर राजनीतिक शक्ति और सैन्य शक्ति बनना है तो उसे सबसे पहले आर्थिक शक्ति बनना होगा। 19वीं सेंचुरी में इस नियम का पालन किया ब्रिटेन ने और ब्रिटेन महाशक्ति बन गया। 20वीं सेंचुरी में इस फॉर्मूले का पालन किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, महाशक्ति बन गया। 21वीं सेंचुरी में आज इस नियम का पालन कर रहा है चाइना। और जो बिना आर्थिक शक्ति बने सैन्य शक्ति बनने की कोशिश करेगा उसकी जीडीपी माइनस में चली जाएगी। पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व, मुगल पैटर्न पर, मुगल पैटर्न 2/3 तक भू राजस्व वसूल किया। न्याय प्रणाली में, जस्टिस में सबसे बड़ा आधार रहा फाइन। आय का एक बहुत बड़ा सोर्स न्याय व्यवस्था। हत्या की हो 15 लाख रुपए दे दो, जाओ। आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार के बाद प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एम्फसिस ऑन लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था पर बल। बिना कानून व्यवस्था के राज्य चल ही नहीं सकता। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, योग्य व्यक्तियों, योग्य व्यक्तियों को अवसर। फकीर अजीजुद्दीन एंड दीवान दीनानाथ। हालांकि इसने कहा कि मेरा राज्य सिख स्टेट है, खालसा के नाम से राज्य किया, लेकिन योग्य व्यक्तियों को अवसर। दीवान दीनानाथ और फकीर अजीजुद्दीन। इकोनॉमी में एक बात और लिख लो, गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव जी के नाम पे नए सिक्के
करेंसी सिस्टम गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी। प्रशासन में लॉ एंड ऑर्डर और योग्य व्यक्तियों को अवसर। सबसे बड़ा सुधार किया सेना में, मिलिट्री रिफॉर्म। यूरोपियन स्टाइल आर्मी, यूरोपियन स्टाइल आर्मी और कई सैन्य अधिकारियों को वेंचुआरा और अलार्ड प्रांत का गवर्नर भी बनाया। कई सारे सैन्य अधिकारी वेंचुआरा और अलार्ड प्रांत का गवर्नर। यूरोपियन स्टाइल आर्मी, कैनन फैक्ट्री लगा दी, कैनन फैक्ट्री। अंग्रेजों को सरदर्द करा दिया लाहौर में और अमृतसर में। इतिहास में जो सबसे खास चर्चा में रही वो थी फौज खास। फौज खास एशिया की दूसरी सबसे अच्छी आर्मी। पहली कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। लेकिन दूसरी सबसे अच्छी आर्मी रखने के बाद भी इस आदमी ने गलती किया, अंग्रेजों से झगड़ा नहीं किया। और वही आर्मी बाद में उनके लिए नासूर बन गई। तो 4 काम रंजीत सिंह ने जबरदस्त किए। पहला काम क्या किया? टेरिटोरियल आइडेंटिटी दी, पंजाब को टेरिटोरियल आइडेंटिटी। दूसरा, आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। चौथा, मिलिट्री रिफॉर्म्स। और इन सारे रिफॉर्मों में सबसे इंपॉर्टेंट 1809 की फ्रेंडशिप संधि विद ईस्ट इंडिया कंपनी। शाह शुजा को भी शरण दिया, कोहिनूर डायमंड उसी से लिया। 4 काम किया रंजीत सिंह ने। जबरदस्त। अंग्रेजों से फ्रेंडशिप्स की, EIC से बड़ी प्यारी दोस्ती रही, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809। अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा को शरण दिया, शाह शुजा को शेल्टर, और इससे मिला कोहिनूर डायमंड। और कोहिनूर के बारे में कहा जाता है कि जिसके पास रहता है वो तबाह हो जाता है। अफगानियों के पास था, मुगलों के पास था, मुगल तबाह हुए। फिर अफगानियों के पास चला गया, अफगानी भी तबाह हो गए। पंजाब के पास आया, रंजीत सिंह का परिवार तबाह हो गया। अब भगवान के आशीर्वाद से अंग्रेजों के पास है, परमात्मा के आशीर्वाद से अंग्रेजों के पास है। परमात्मा का बड़ा आशीर्वाद है, वो अंग्रेजों के पास है। मस्ती से पढ़ो, मस्ती से, प्यार से। पढ़ाई को मौज बना लो और पढ़ाई को माध्यम बना लो अंतर्दृष्टि को जगाने का। देखो डॉक्टर अंबेडकर, जिस डॉक्टर अंबेडकर को क्लास के बाहर बैठाया जाता था, उसी डॉक्टर अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाना पड़ा। किसकी वजह से? शिक्षा की वजह से। चुनाव हारने के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर को लॉ मिनिस्टर बनाना पड़ा। किसकी वजह से? शिक्षा की वजह से। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन शिक्षा को तुम यार चतुर्लिंगम मॉडल में मत ले जाओ, नहीं तो सब कुछ होते हुए भी परेशान रहोगे। शिक्षा को तुम रैंचो मॉडल पे ले आओ। अंतर्दृष्टि, इनसाइट। ये कहानी क्लियर? ये कहानी नोट्स बना लिया पूरा?
1839 में रंजीत सिंह डाइड। एटीन 39 में रंजीत सिंह की डेथ हो गई। अब जब डेथ हो गई, एशिया की दूसरी सबसे बेहतरीन आर्मी इनके पास, आर्मी बन गई किंग मेकर। सिख आर्मी बन गई किंग मेकर। जिसने पैसा दिया उसी गद्दी बैठा दिया। और 1839 से 1845 तक पंजाब में 4 शासक, दिलीप सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, यही आर्मी, यही जो कभी पंजाब में, जो कभी एशिया में रंजीत सिंह का शान हुआ करती थी, वही आर्मी बन गई किंग मेकर। और 1839 से 1845, 6 साल में 4 शासक। जिसने भी कहा कि 5,000 रुपया सैलरी बढ़ा देंगे, उसी को ले जाके बैठा दिया। कभी कभी चीजें कैसे नासूर बन जाती हैं। अंग्रेजों की नजर पंजाब पे थी, लेकिन पंजाब पर नजर होने के साथ साथ उनकी नजर हमेशा विभीषणों पे भी थी। जिस राज्य को भी उन्होंने जीता, विभीषण के बल पे जीता। चाहे वो मैसूर हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो मराठा हो। जिस अंग्रेजों को एक फॉर्मूला बड़ा बेहतरीन पकड़ में आ गया था कि किसी राज्य पर हमला करने से पहले विभीषण निकाल लो। किसी राज्य पर हमला करने से पहले विभीषण निकाल लो। तो बंगाल में उनका सबसे बड़ा विभीषण था मीर जाफर। यही कह रहा था, साहब राजा बनना है साहब। इस देश में आदत है भिखमंगों की, जो हिजड़े है ना, इनकी आदत है दूसरों के बल पे राजा बनने की। अरे बोला बनाएंगे वे, तुझे राजा कैसी बातें कर रहा है, ओझा सर की क्लास कर ले। बोला नहीं वो तो योग ध्यानवान की बातें करते हैं, उनकी क्लास नहीं करेंगे। अबे बोला भिखमंगे तो बिना अंदर की ताकत के कैसे बनेगा। बोला साहब कोई तावीज वावीज पहना दो। बोले आ पहना है तुझे तावीज, आ जा। एक समय ऐसा आया 1764 में, जब बक्सर का युद्ध खत्म हुआ तो इसको पकड़ के लाए सब। रो रहा था, कहा मैं गद्दी में नहीं बैठूंगा, कहा गद्दी में नहीं बैठ, जूते से मार, चल गद्दी बैठ। जबरदस्ती इसको बैठाए सब, मर गया टीबी से ये। तो उनको किसी भी राज्य पर हमला करने से पहले उनको विभीषणों की तलाश रहती थी। और पंजाब पे नजर तो थी, लेकिन पंजाब में विभीषणों को भी तलाश थी। और जिस विभीषण की उन्हें तलाश थी वो मिल गया, रानी जिंदान। रंजीत सिंह की विधवा रानी जिंदान। पंजाब की आर्मी से भयभीत रानी जिंदान दिलीप सिंह की मां, महाराजा दिलीप सिंह की मां रानी जिंदान, और इनके 2 एसोसिएट लाल सिंह और तेजा सिंह, ये दोनों कंपनी के पास पहुंचे। बोले साहब आओ तुम लोगों को 10 मिनट ध्यान कराते हैं, एकदम हल्के हो जाओगे, आंख बंद करके बैठ जाओ, इस पूरा डायग्राम को मन में समा लो। देखो तुम्हारा मन या तो विचारों की तरफ भागेगा और या श्वास की तरफ भागेगा। वो बचपन में श्वास की तरफ भागता था जब तुम बच्चे थे, इसलिए बच्चे जो छोटे पैदा उनकी देखो पूरी नाभि तक सांस आती है, सब पेट उठता गिरता रहता है। तुम एक काम करो, जितना मन को श्वास पे लगाओगे उतना विचार डिसअपियर होंगे और इतना रिलैक्समेंट मिलेगी तुम्हें। बंद करो आंख, बैठो,
आज एक्सपेरिमेंट कराते हैं, बंद करो सांस। सांस अपने मन को अपनी सांस पर लाओ। जितनी देर सांस पर रखोगे विचार गायब हो जाएंगे। जैसे सांस छूटेगी वैसे वो विचार पे पहुंच, तुम विचार से कनेक्ट हो जाओगे। तुम्हारा मन बेसिकली विचार से कनेक्टेड है और इसी मन को थॉटलेस करना है, तभी रिलैक्समेंट आएगी। सांस पे ले आओ, शरीर ढीली छोड़ दो, शरीर एकदम ढीला छोड़ दो। सांस, गुरु जब तक सांस को देखते रहोगे विचार गायब हो जाएंगे। थॉटलेसनेस, विचार पे नहीं भागना है, तुम विचार की तरफ भागे। आदत पड़ी है, आदत पड़ी है मित्र, विचार की तरफ भागने की आदत पड़ी है। श्वास, श्वास अगर देखते रहोगे तो विचार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम श्वास देखो और साथ में विचार चले। या तो विचार से जुड़ोगे या श्वास से जुड़ोगे। श्वास से जुड़ोगे विचार गायब हो जाएंगे, और जहां विचार गायब हुए शांति, हल्कापन, तनाव खत्म। श्वास, श्वास को नहीं छोड़ना है मित्र। श्वास छोड़े विचार आया, पांच मिनट श्वास पकड़ो, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। जादू देखो कैसे तुम रिलैक्स हो जाओगे, कैसे तुम हल्के हो जाओगे। बस सांस पकड़ो, तुम्हारा मन भागेगा विचार की तरफ, क्योंकि पिछले 20 साल से वो विचारों से जुड़ा हुआ है, इतनी जल्दी छोड़ेगा नहीं। विपासना, सरयू, ये सरयू, राधा, जो धारा बाहर की तरफ भाग रही है ये अंदर की तरफ कन्वर्ट हो जाए। राधा, नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि। ये जो हृदय रूपी दुर्ग है इसमें एक शक्ति बैठी हुई है, दुर्गा। ये तुम्हारी शरीर रूपी जो पृथ्वी है इसकी कुसंगतियों को मार देगी, महिषासुर को मार देगी। बहुत परेशान हुए दोस्त, इस मन ने बहुत परेशान किया, बड़ा कुकर्म कराया, बहुत परेशान किया, बहुत दुखी किया, बहुत दुखी किया। अब जब मैं देखता हूं तुम लोगों को तो मुझे लगता है कि नहीं यार, बहुत दुखी किया। 5 मिनट ऐसे बैठे रहो, हिलना मत, सांस को देखो, सिर्फ आराम से सांस को, हिलेगा कोई नहीं, बस सांस को देखना है। विचार, जहां सांस देखोगे विचार गायब, संभव ही नहीं है। विचार और सांस पैरेलल चले, ये संभव ही नहीं है। तुम सांस लेते हुए विचार करने की कोशिश करो, असंभव, असंभव। 5 मिनट का प्रयोग करो, 5 मिनट का, सिर्फ 5 मिनट का प्रयोग करो। सांस पकड़ने की कोशिश करो, सिर्फ सांस पकड़ने की। रानी जिंदान को छोड़ दो, सांस पकड़ने की कोशिश करो, सिर्फ सांस पकड़ने की कोशिश करो। 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट। शरीर हल्का, मन हल्का, तनाव खत्म। ये भागते हुए विचारों ने तुमको इतना तनाव युक्त कर दिया, इतना तनाव युक्त। पांच मिनट। हर माल 100 रुपए में, हर माल 100 रुपए, 5 मिनट।
5 मिनट प्रयोग करो, 5 मिनट, शरीर ढीली छोड़ दो, एकदम कहीं कोई तनाव नहीं, सिर्फ सांस को देखना है। विचार गायब, जब विचार चलेंगे तो सांस गायब। सिर्फ 5 मिनट का प्रयोग, सिर्फ 5 मिनट का, सिर्फ 5 मिनट का। आंख बंद करके बैठे रहो, सिर्फ 5 मिनट का प्रयोग। ये 5 मिनट का प्रयोग पूरा जीवन बदल देगा, सिर्फ 5 मिनट का। तुम किसी से परेशान नहीं हो, सिर्फ अपने विचारों से परेशान हो। तुम पढ़ना चाहते हो, यह मन तुम्हें पढ़ने नहीं दे रहा है। सुबह उठना चाहते हो, यह उठने नहीं दे रहा है। तुम जो कुछ भी करना चाहते हो, यह तुम्हें करने नहीं दे रहा, बस यही समस्या है। 5 मिनट दोस्त, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। बस 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। सांस को पकड़ो, कोई जरूरत नहीं घबराने की, शरीर एकदम ढीला छोड़ दो, सिर्फ सांस को पकड़ो। सांस को पकड़ोगे तो विचार अपने आप रुक जाएंगे, और विचार रुकेंगे तो विचार शून्यता मन को हल्का करेगी, और मन हल्का होगा तो शरीर हल्का होगा, स्ट्रेस खत्म होगा, तनाव खत्म होगा। वाह, आंख खोलो जरा, देखो कितना लाइट महसूस कर रहे हो। देखो, अंग्रेजों का सबसे बड़ा सिद्धांत इस देश में यह था कि किसी राज्य पर हमला करने से पहले विभीषण निकाल लो। पंजाब, बंगाल में विभीषण निकाला मीर जाफर को, और पंजाब में विभीषण निकाला रानी जिंदान को। रानी जिंदान और उनके 2 सहायक लाल सिंह और तेजा सिंह। और इसका परिणाम रहा फर्स्ट एंग्लो मराठा सिख वॉर। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। आज के लिए बस इतना ही। आज के एपिसोड में आज इतना ही पढ़ेंगे, कल यहां से शुरुआत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।